सो नाउ IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, अब यहाँ पर देखिए एनालिसिस करना ही होगा क्योंकि एक रेंज में चल रहा है और काफ़ी वक्त से यहाँ पर जो है ना एक रेंज में ही स्टॉक वर्क कर रहा है। और यहाँ पर IRFC के अंदर होने क्या वाला है, क्या एक बात, तो अगर हम देखें पूरे सेक्टर की बात करें, पूरे इंडियन रेलवे सेक्टर की बात करें, तो यहाँ पर बूम कर गए थे रेलवे स्टॉक्स, राइट। उसमें आपका IRFC भी शामिल था जो कि बहुत निचले स्तरों पर पड़ा हुआ था, अपने IPO प्राइस के नीचे था, वो तक यहाँ पर बूम कर गया और यहाँ पर रिटर्न बना के दिया। क्योंकि लोगों का, इन्वेस्टर का अगर देखें तो एक अच्छा खासा पैसा मोटा यहाँ पर लगा हुआ था जो कि यहाँ पर रिटर्न बन के यहाँ पर आए। अब यहाँ पर जिन नए लोगों ने यहाँ पर खरीदे, नए निवेशक जो आए हैं, यहाँ पर क्या करना है, क्या ये रेलवे सेक्टर दोबारा बूम मारने वाला है, क्या एक कंसोलिडेशन चल रहा है? और अगर सिर्फ IRFC की बात करी जाए तो IRFC के अंदर क्या है, तो अभी देखिए मार्केट कैप कोई छोटा मोटा नहीं है, 43,701 करोड़ का मार्केट कैप है और ये एक NBFC कंपनी है। और NBFC कंपनियों का अगर आप मार्केट कैप, मार्केट वैल्यू की अगर बात करेंगे तो आपको इतनी भी नहीं दिखेगी। बहुत सारी NBFCs हैं जिससे आधे से ज़्यादा नीचे वर्क कर रही है वैल्यूएशन पर, ये तो फिर भी। और अगर हम PSU में ही अगर हम देख लेंगे, PSU के अंदर ही NBFCs, तो उनका वैल्यूएशन कहाँ पर है, उनका मार्केट कैप कहाँ पर है, इसके साथ साथ वो किस पी रेशियो पर वर्क कर रहे हैं, ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी। क्या ये काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड तो नहीं हो गया ये स्टॉक? तो देखिए यहाँ पर पी रेशियो 6.90 का है और यहाँ पर बुक वैल्यू पर शेयर 34.79 है। आपका स्टॉक कर रहा है 33 पर वर्क और यहाँ पर 34.80 NSE के हिसाब से इसकी बुक वैल्यू है, यानी कि अपने बुक वैल्यू के नीचे वर्क कर रहा है। आप देखिए बुक वैल्यू के 3 गुना या 4 गुना ऊपर वर्क करता, तब तो हम कह सकते थे कि NBFC के अंदर काफ़ी महंगे स्टॉक है ये और ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर मोनोपोली का तो सीधा सीधा यहाँ पर इम्पैक्ट है ही, क्योंकि IRFC जैसा दूसरा कोई है नहीं। और इंडियन रेलवे में जितना भी फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी वो सिर्फ और सिर्फ IRFC करेगा। तो सारे कॉन्ट्रैक्ट या जो कहें कि सारे प्रोजेक्ट जो फाइनेंस करेगी वो IRFC का है और IRFC का आगे भी ऐसे ही काम चलता रहेगा। तो कोई कॉम्पिटिशन तो है नहीं, तो इनकी वैल्यूएशन अलग हो जाती है। बाकी यहाँ पर रिटेल की अगर हम देखें तो जो रिटेल NBFCs हैं वो बहुत डिफरेंट वर्क करती है, उन्हें कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। लेकिन IRFC का ऐसा कोई भी रोल नहीं है, ये एक मोनोपोली है। और यहाँ पर यही तो बात है। पावर में अगर आप देखें तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन NBFC आपकी पैसा फाइनेंस करती है, REC लिमिटेड ये भी यही करती है। तो अगर आप देखें तो ये दोनों यहाँ पर सरकारी हैं और यहाँ पर आपका IRFC भी है, लेकिन आपको मार्केट कैप दोनों तीनों के सेम आसपास ही मिलेंगे। इसके साथ साथ वो वर्क कर रहे हैं 3.68 के पी रेशियो पर, REC कर रहा है 3.88 के और IRFC कर रहा है 6.83 का पी रेशियो पर वर्क। और यही आसपास आपको देखेंगे कि रिटेल NBFCs के पी रेशियो भी आपको यही मिल जाएंगे। बहुत सारे रिटेल NBFC के पी रेशियो यहीं पर है। इवन अगर आप प्रॉफिट भी देख लेंगे तो भी आपको पता चलेगा ये 2023 के हिसाब से नहीं है, यहाँ पर अपडेटेड नहीं है क्योंकि लिस्ट नहीं मिलती मुझे, इसीलिए यहाँ पर 2023 का आप देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी 2022 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 18,768 करोड़ का प्रॉफिट है PFC का, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का, REC का 10,000 करोड़ का और यहाँ पर IRFC का 6,089 करोड़ का। इवन अगर आप सेल्स की बात करेंगे तो सेल्स कितनी है, तो PFC की सेल्स है 76,660 करोड़ रुपए की, REC लिमिटेड की आपकी 39,281 करोड़ की और IRFC का 20,299 करोड़ की। और ये भी 2022 मार्च के हिसाब से, 2023 मार्च तो और भी डिफरेंट है। लेकिन फिर भी आप यहाँ पर देखिए 2023 में कितना ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 करोड़ का अंतर होगा IRFC और बाकी में, राइट। अगर हम 2022 से भी देखें तब भी PFC 76,660 करोड़ का यहाँ पर जो है ना नेट सेल है, तो उसकी वैल्यूएशन तो और ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन मार्केट में वो नहीं मिल पा रही। और ये दोनों ही स्टॉक्स डिविडेंड स्टॉक्स हैं, डिविडेंड देते हैं 10-10 रुपए का, 8-8 रुपए 10-10 रुपए का डिविडेंड देते हैं, इतना हैवी डिविडेंड देते हैं। तो इसीलिए ये PSUs इनके स्टॉक के प्राइसेस नहीं इंक्रीज करते हैं, लेकिन आपको रेगुलर डिविडेंड इनकम यहाँ पर बनाकर देते हैं। और वो लगभग पूरे साल में ना आपका 9% 10% तो आसपास अपने फेस वैल्यू के या कहें ना स्टॉक की वैल्यू के आसपास आपको मिल ही जाती है। 8 रुपए तो मैंने खा रखा है। तो ये यहाँ पर ऐसा रहता है PFC का, PFC REC और बाकी IRFC। तो आगे चलकर आप देखिएगा कि एक मोटा डिविडेंड पे करने वाली IRFC आपको दिखेगी।
कहो 2 रुपये आपको पे करते हैं डिविडेंड, ठीक है, 2 रुपये तो ऐसे स्टॉक में तो बहुत ज़्यादा होता है। 33-40 रुपये का स्टॉक है, 2 रुपये तो बहुत ज़्यादा हो गया, राइट। तो 10%, अगर 10% भी कर दिया, 4 रुपये भी अगर कर दिए, तो भी आपको सालाना जो है ना कंपाउंडिंग 10% का तो रिटर्न आपको है ही डिविडेंड के तौर पर। बाकी आपका स्टॉक रिटर्न दे जाए तो दे जाए। तो देखिए यहाँ पर ये तो हमें समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए बाकी रेलवे स्टॉक्स का नहीं कह सकते, क्योंकि आरबीएनएल अपनी जगह है, वो कंस्ट्रक्शन में वो एक अलग वर्क कर रही है, उसकी वैल्यूएशन अलग अलग बैठेगी। आईआरएफसी आपकी एनबीएफसी, वो भी मोनोपोली है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर बात आ जाए, मोनोपोली स्टॉक्स की बहुत ज़्यादा बढ़त हम नहीं देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ऐसा तो कुछ है नहीं कि आईआरएफसी कुछ बहुत ही यूनिक कर रहा हो, कुछ ऐसे इन्होंने डेवलप कर रखी हो चीज़ें जो कि दुनिया में सिर्फ इन्हीं के पास हो, ऐसा तो है नहीं, ठीक है ना। तो वही सारी बातें आ जाती हैं। बाकी रोक के रखा है, रेलवे ने अपना गेट बंद करके रखा है कि बाहर की बैंक्स अंदर फाइनेंस नहीं कर सकती, तो इसीलिए बेनिफिट मिल रहा है आईआरएफसी को। लेकिन अगर जिस दिन ये बैरियर हट जाएगा उस दिन कंपटीशन बढ़ जाएगा, और तब जो वैल्यूएशन इंक्रीज होगी वो बहुत ही डिफरेंटली वर्क करेगी, राइट। तो अभी देखिए स्टॉक का यहाँ पर जो है ना चार्ट में आपको क्या समझा रहा है, एक रेंज में चल रहा है, और एक रेंज में कब से चल रहा है, ये एक रेंज है 34.15 की और निचले में 31.70। और आज जो यहाँ पर जो है ना आपको सेलिंग दिखाई दी है ऊपरी स्तरों से 34.15 से स्टॉक क्लोजिंग हुई 33.45 की। ज़रा गौर से देखिएगा, ये लाइन से आप देखिएगा किस तरीके से सेलिंग आई, इसके ऊपर नहीं निकल पाए। एक बार निकले थे पहले दिन आपका यहाँ पर जो है ना सेलिंग आई, दूसरे दिन और ऊपर जो है ना आपका गैप अप हो गया और यहाँ पर जो है ना आपका वही दिन रेड कैंडल बनी और वापस हम एक रेंज में आ गए। सो ये है एक रेंज में वर्क कर रहा है 31.70 और ऊपरी में 34.15 33.45 क्लोजिंग हुई है, और उसी 34.15 से ही सेलिंग आई है, राइट। पिछली बार भी इधर ही से सेलिंग आई थी, इधर से इसी बार आई थी, तो यहाँ पर ये चले तो 34.15 जब निकालेगा तो यहाँ पर एक अच्छी खासी तेजी बन सकती है। उसके ऊपर क्लोजिंग दे और उसके ऊपर चलना स्टार्ट करे, वो भी वॉल्यूम जरूर देखेगा, वॉल्यूम और बढ़ती हुई नजर आएंगे ऐसे में, राइट। तो ये यहाँ पर जो है ना नज़र रखनी पड़ेगी कि वॉल्यूम बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं 34.15 के ऊपर जाने पर। इसके साथ साथ नई तेजी तभी हो सकती है जब ये अपना हाई क्रॉस कर देगा 38 का, तभी यहाँ पर एक अच्छी खासी तेजी होगी। और ऐसे में सभी रेलवे स्टॉक चल रहे होंगे, तो इस पर नजर रखिएगा। अगर नीचे में आप बात करें, निचले लेवल अगर इसमें देखें तो 31.70 टूटेगा, ऐसे में आपका 31.20 का लेवल भी ब्रीच होगा। 31 रुपये 20 पैसे का लेवल अगर ब्रीच होता है तो ये आप समझिए ये कंसोलिडेशन वाली रेंज होगी 31.70 से 31.20। अगर ये 50 पॉइंट का दायरा ये तोड़ कर नीचे चलने लगा तो फिर ये स्टॉक के लिए अच्छी बात नहीं होगी, फिर वो निचले लेवल दिख सकते हैं, वो कितना दिखेंगे वो उस वक्त देखना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर ना सेटअप यहाँ पर बना हुआ है आईआरएफसी में। बाकी मैं तो यही कहता हूँ कि डिविडेंड स्टॉक बहुत अच्छा है, बाकी आपको रिटर्न दे जाए वो एक अलग बात है कि स्टॉक चल गया, लेकिन आगे भी एक रिटर्न वाला यहाँ पर रहेगा, डिविडेंड वाले यहाँ पर है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बहुत हैं। और आप देखिए 33 रुपये पर इसका मार्केट कैप 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो आप इससे आप समझ रहे हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। अगर नंबर ऑफ शेयर्स कम होते तो आपको डिविडेंड भी अच्छा देते, बड़ा डिविडेंड देते, तो ये भी है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब अगर ये 66 रुपये की बन जाएगा, ये स्टॉक 66 रुपये पे चला जाता है, 66 पर चला जाता, तो ये तो 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो ये पूरी बात आ जाती है, वैल्यूएशन का अभी यहाँ पर खेल है। आपकी मोनोपोली, इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पर जो है ना बहुत इंक्रीज हो जाएगी। आप आरएससी और पीएफसी से आप समझ सकते हैं। सो उम्मीद आप इस बात को समझे होंगे कि यहाँ पर अगर देखें तो उनकी कंपैरिजन ओवर वैल्यूड है, लेकिन फिर भी बुक वैल्यू के हिसाब से देखें तो फिर अंडर वैल्यूड है, अभी भी 1 रुपये 1.5 रुपये अंडर वैल्यूड है। तो ये है, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म वालों के लिए डिविडेंड ही रहेगा। तो अगर किसी को यहाँ पर जो है ना निवेश करके रखा हुआ है तो यहाँ पर जो है वो डिविडेंड के लिए देख सकता है। लेकिन अगर कोई लेता है यहाँ पर स्टॉक नई खरीदारी अगर कोई करता है तो वो डिविडेंड पर्पज़ ही करिएगा। बाकी आपको रिटर्न तो यहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन आप कहें 200, 250, 300 रुपये चले जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सो उम्मीद है आप इस बात को समझे होंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और आप वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।